Am I audible properly? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So let me start again. We are in this very slide where we are understanding about the cognitive constructivism. हमने ये सीखा था कि कैसे जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उस स्कीमा को हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं एंड उस मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में हमें जो नई इंफॉर्मेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टिमुलस उसको एसिमिलेट कर धीरे धीरे उसके लिए फिर से हम स्कीमा को रीऑर्गेनाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड उस इंफॉर्मेशन को भी हम अपने अंदर अरेंज कर लेते हैं। मैंने जिससे पहले भी बताया था कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए द साइंटिस्ट पियाजे की थ्योरी बहुत फेमस है। तो पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो टर्मिनोलॉजी दी थी, उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज जैसे कोई भी बच्चा है वो स्टार्ट करता है लर्निंग की अपनी स्टेज को, वो अपने पेरेंट के साथ मान लिया पार्क में गया और पार्क में जाके वो किसी कुत्ते को देखता है तो पेरेंट्स से कंफर्म करता है, पेरेंट्स ने बताया उसको कि हाँ दिस इज डॉग। डॉग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसने नोटिस करी कि कुछ 4 legs हैं, एक टेल है, ईयर है और ये अपीयरेंस है, इस तरह से ये क्या है, ये डॉग है। एक्चुअली जब तक वो पार्क में नहीं गया था उसके पहले जब उसने बुक्स वगैरह में डॉग देखा रहा होगा तो हो सकता है कि वहां पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से केवल डॉग के उसके 2 ही पैर दिखते हो या 3 पैर दिखते हो। तो अभी वो सामने से जब देखा तो उसने कुछ नया देख करके अपने स्कीमा को ऑर्गेनाइज किया और पेरेंट जो है वहां पे बच्चे को कंफर्म करते हैं। ठीक है, अफर्म एंड रीइंफोर्समेंट जो है वो पेरेंट के थ्रू हो रहा है और बच्चा अपना स्कीमा बना रहा है। सपोज डॉग के बारे में उसने नई नई इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कर रहा है अपने अंदर, जो उसको स्ट्रक्चर दिखी ऑल ऑफ सडन डॉग सामने से आता है, उसको वो देखता है कि हाँ 4 लेग हैं, टेल है, ईयर है, इस तरह की अपीयरेंस है, सो दिस इज डॉग। ओके, अब जब एसिमिलेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो लगातार डॉग के बारे में क्या क्या चीजें हैं उनको देख के अपने अंदर क्या करता है, नॉलेज को एसिमिलेट करने की कोशिश करता है। जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है तो उस समय एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आती है और डिसइक्विलिब्रियम को वो फिर से अपने स्कीमा को रीऑर्गेनाइज करके खत्म करके फिर से इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ जाता है। सपोज डॉग के बारे में जब डॉग को दूर से हमने देखा तो क्या हुआ, उसके 4 पैर हैं और इस तरह की बॉडी है, एक टेल है, 2 कान है, इस तरह से उसको दिखा। जैसे ही वो पास आया उसने टच करके देखा तो ये भी समझ में आ गया कि वाह इट्स फरी ऑल्सो, उसकी स्किन में क्या है, फर है। फिर अगर मान लिया वो पास में आया तो वो भौंकता है तो हाँ वो बार्क भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो किताब में देख रहा था तो किताब में उसको ना तो फरी समझ में आ रहा था छूने से बिकॉज वो प्रिंट था और ना ही उसकी बार्किंग का साउंड उसको सुनाई दे रहा था कि हाँ अगर ये इस तरह से बार्क कर रहा है मीन्स दिस इज डॉग। तो उसने कुछ नई नई इंफॉर्मेशन जो डॉग के बारे में कलेक्ट करी, अपने स्कीमा को रीऑर्गेनाइज करता जा रहा है, एसिमिलेट करता जा रहा है और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। So this is the process of constructivism, how knowledge is being constructed. यही मैंने बताया कि सपोज ईयर है, 4 लेग है, टेल है, फिर उसके बाद कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ वो फरी है, वो बार्क कर सकता है, या वो पास आ गया तो उसने बच्चे को लिक कर दिया तो उसको ये भी पता चला कि हाँ इसकी टंग इस तरह की है और ये इस तरह से लिक भी कर सकता है। ओके, experience something that is inconsistent with what you already believe and know, this is called as assimilation process। जो आप already जानते थे उससे कुछ नया अगर आप assimilate कर रहे हैं, so this is process is called as assimilation and learning or the constructivist learning is happen with the process of assimilation। अब क्या होता है, उसी दिन पार्क में अचानक से क्या होती है, एक बिल्ली आ जाती है। तो जब बिल्ली को वो बच्चा देखता है तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि हाँ ये भी डॉग है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कुछ सेम है, 4 पैर उसके भी हैं, टेल उसके भी हैं, फरी वो भी है, ईयर उसके भी हैं, अपीयरेंस भी लगभग सेम है। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर देखा बिल्ली को तो बिल्ली का क्या हुआ, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम थी बिल्कुल एज अ डॉग, लेकिन कुछ बिल्कुल डिफरेंट थी। क्या डिफरेंट है? सबसे पहले उसने देखा कि अचानक से वो पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे चढ़ने से पता चला कि हाँ वो क्लाइंब भी कर सकती है। साथ ही साथ जब वो बोल रही है तो वो बार्क नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, मीऊ की आवाज कर रही है।
तो अब बच्चे ने पहले जो कुत्ते और बिल्ली को एक जैसा समझा था, तो उसने क्या किया, कुछ नई इंफॉर्मेशन फिर से एसिमिलेट करी, उसने स्कीमा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया फॉर द कैट अगेन, और ये प्रोसेस जो है वो क्या है, अकोमोडेशन की है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख सकता है, डॉग के लिए उसने जो स्कीमा फॉर्म किया, दैट इज 4 legs, ईयर, टेल, बार्क, फरी एंड लिक। ये सारी बातें किसकी हो गई, डॉग की हो गई। डॉग को वो इससे आइडेंटिफाई करेगा। कैट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो 4 legs, ईयर्स, टेल, म्यू, फरी, लिक्स एंड क्लाइम्स। तो ये जो म्यू का साउंड है और जो क्लाइम करने की एबिलिटी है, ये उसने कैट के लिए एक डिफरेंट चीजें पाई, और उस हिसाब से उसने वो नई इंफॉर्मेशन को क्या किया, अकोमोडेट किया। इसी तरह से हर एक स्टेज पे कोई भी जितनी भी नई चीजें देखते हैं, उन नई चीजों के बारे में अपने स्कीमा को रीऑर्गेनाइज करते हुए हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी लर्निंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इज इट? सो दिस इज अबाउट द कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। Now we are at the stage of social constructivism. Social constructivism के लिए मैंने पहले भी बताया था, it is somewhat related with the observational learning. Knowledge exists in a social context and is initially shared with others instead of being represented solely in the mind of individual, based on Vygotsky theory. इसमें कहा गया कि जो नॉलेज है दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, एंड इसका कंटेक्स्ट भी हमेशा सोशल ही होता है, क्योंकि वहां पे एक इंडिविजुअल अगर अपना नॉलेजफुल है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन केवल अपने अंदर स्टोर रखता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वहां पे क्या होना चाहिए, वो नॉलेज की शेयरिंग भी होनी चाहिए बिटवीन द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल एक्टिविटी से हट के, क्योंकि हमने जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म था उसको इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। आपको इंफॉर्मेशन केवल अपने तक नहीं रखनी है, एक ग्रुप के साथ उसको क्या करना है, शेयर भी करना है। इसको समझने के लिए हमारे पास वाइगोत्स्की की थ्योरी है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज अबाउट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज जो सबसे छोटा आपका सर्किल है, वहां पे करंट अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की वो सारी एबिलिटीज हैं जो उसके पास होती हैं, और उन एबिलिटीज से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो क्या कर सकता है, वो उन काम को बिना किसी की मदद के भी कर सकता है। कैन वर्क अनअसिस्टेड। हमारे अंदर जो एबिलिटीज है, सपोज अभी आप लोग देख रहे होंगे जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम हैं, तो एज अ टीचर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी क्या हैं, जिनके अंदर जिस तरह की एबिलिटी है उस एबिलिटी के आधार पर वो चीजों को पूरा कर रहे हैं। और कभी कभी हम एज अ टीचर सरप्राइज भी होते हैं। पता, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रस्ट की भावना क्यों रखते हैं? जैसे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आ रही थी कि अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो उस ओपन बुक एग्जामिनेशन में बच्चे चीटिंग कर लेंगे, और दे आर नॉट ऑनेस्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज यूज्ड टू चीट। आप अपने बारे में सोचिए, आप कितने ऑनेस्ट हैं? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम लेट मी नो। ये तो है मैम, ये तो है। ये तो है बस। ओके, कभी किसी का मैसेज मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप प्लीज नेटवर्क में आइए, शायद आपके साइड से कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चा अपनी सारी एबिलिटीज के साथ, आपने इस बीच में देखा होगा, मैंने तो बहुत बच्चों को देखा कि जो जिन चीजों को सिखाने में हमें 2-2 साल लग जाते थे, इवन जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रेजेंटेशन करना है, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम अपने बच्चों को पहले भी सिखाते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, इस पैंडेमिक के पहले भी। तो इस बीच में उन लोगों ने बियॉन्ड देयर एबिलिटीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा सीखा, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे। तो हमें बच्चों के ऊपर कभी कभी ट्रस्ट भी करना पड़ेगा एज ए टीचर। केवल आपके सिस्टम में सब कुछ सही नहीं है कि अगर आपने एक पेपर बना दिया, आप एग्जामिनेशन हॉल में एज ए इवेलुएटर खड़े हैं और आप विदाउट एनी सीरियसनेस उसको इवेलुएट कर रहे हैं। कल मुझे मैडम ने कुछ इवेलुएशन रिलेटेड डिस्कशन के लिए कहा, तो ये सब बातें मैं डिटेल में कल डिस्कस करने वाली हूँ। अभी मैं ये बता रही हूँ कि उनके अंदर वो एबिलिटीज हैं, और वो बिना आपके असिस्टेंस के, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एंगेजमेंट, वो चीजों को सीख सकते हैं। तो वो जो सर्किल है वो मैंने वॉयलेट कलर से एक छोटा सर्किल दिखाया है। दूसरा जो एक स्काई ब्लू कलर में सर्किल है, उसको हमने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज ZPD फॉर एनी इंडिविजुअल? यहाँ पे बच्चा बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको कुछ असिस्टेंट मिल जाए। इसमें लिखा हुआ है लर्न्स थ्रू स्कैफोल्डिंग।
What is scaffolding? Scaffolding is a way of assistance as a teacher you are giving to your student. जब एक बच्चा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लिया एक कोई ऊंची टेबल, ऊंचा अलमारी है जहां पे एक बच्चा ऐसे नहीं पहुंच सकता, मान लिया जो चलना सीख रहा है, बढ़ना सीख रहा है। आप क्या करते हैं, अगर उसको एक टेबल मिल जाए छोटी, तो उस टेबल पे चढ़ के वो क्या करता है, उस अलमारी तक भी अपनी अप्रोच बना सकता है। अब अगर वो टेबल की जो जरूरत की बात करें, तो वो टेबल तभी तक जरूरत है जब बच्चे की हाइट इतनी ना हो जाए कि वो उस अलमारी तक बिना किसी टेबल के सहारे के पहुंच जाए। तो आपने उसको तब तक के लिए वो टेबल प्रोवाइड करी हुई है, और जैसे ही उसकी हाइट इतनी बड़ी हो जाती है तो आप उस टेबल को हटा भी लें तो भी बच्चा उस अलमारी के ऊपर रखी हुई चीजों को इजिली पा सकता है, क्योंकि अब उसकी हाइट सफिशियंट हो गई है। तो इसका फोल्डिंग का मतलब यही है कि एज अ टीचर आप उस लर्नर को वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और उस सपोर्ट को जैसे ही आपको लगता है कि वो लर्नर कॉम्पिटेंट हो गया है, वो अब उन चीजों को खुद कर सकता है, तो आप उस सपोर्ट को क्या करते हैं, धीरे से रिमूव कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग, और विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग कोई भी लर्नर अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो एबिलिटीज हैं उनको अचीव करके इतना डेवलपमेंट कर लेता है। मैंने आपको दिखाया एक बड़े सर्किल में कि उसके अंदर एबिलिटीज थी, अनअसिस्टेड वो थोड़ा कम डेवलप हो सकता था, लेकिन अगर उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव करके अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर लेता है, और ये उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। एक टीचर के फॉर्म में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी भी चीजें हर स्टूडेंट के लिए होती हैं दैट आर आउट ऑफ रीच। आप देखिए ग्रीन कलर से एक सर्कल है, बहुत बड़ी एबिलिटीज है, कुछ इसमें ऐसी बातें होंगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर, एज अ टीचर अपने स्टूडेंट से, लेकिन होता क्या है, वो नहीं अचीव करते। अगर हम ही अपना एग्जाम्पल लें, तो हमसे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आई एम वेरी गुड इन डांसिंग, आई एम वेरी गुड इन म्यूजिक, सो इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम मी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो एबिलिटीज हैं वो उन उसको अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो वो काफी हद तक अचीव हो चुका है, और उससे ज्यादा अब हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप हमसे अपेक्षा करें कि हम पेंटिंग करने लगेंगे बहुत अच्छा हम म्यूजिशियन हो जाएंगे, बहुत अच्छा हम डांसिंग करने लगेंगे, सो दीज आर द एबिलिटीज दैट आर आउट ऑफ रीच फॉर एनी इंडिविजुअल। तो एक टीचर के फॉर्म तरह हमें ये भी समझना है, हर एक बच्चे से आप एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें। सबने देखा होगा एक वो डायग्राम बहुत पॉपुलर है जहां पे एक मछली, एक हाथी, एक खरगोश और एक हिरन सब खड़े हैं, और उनका टेस्ट होना है, यू हैव टू क्लाइंब दिस ट्री। तो सब लोग वो ट्री क्लाइंब नहीं कर सकते, तो जो क्लाइंब कर पाएगा वो पास, जो नहीं कर पाएगा वो फेल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज हैं। पेड़ चढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए आउट ऑफ रीच है, कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज है, वो उसको अचीव कर लेंगे, कुछ लोग उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सबसे एक तरह की एबिलिटी, एक तरह के एग्जाम को अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ टीचर आप इसका फोल्डिंग प्रोवाइड अगर करते हैं तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना, और जो एबिलिटी, जैसे स्कूल का काम यही है ना, जो हम अनअसिस्टेड सीख रहे थे उसमें तो टीचर और स्कूल का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहां पे हमारे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उसको अगर डेवलप करने के लिए हमें स्कैफोल्डिंग मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एज अ टीचर यू आर नॉट everything, you are just providing some scaffolding, so the role of teacher is only for facilitating the learner। आप अपने को वो मत समझिए कि आप गुरुर्देवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सॉरी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब कुछ आप ही हैं, आपके बिना वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप केवल उसको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक डेवलपमेंट के लिए, उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको वो स्कैफोल्ड क्या करना होगा, रिमूव कर लेना होगा, और बहुत इजीली वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर पाएगा, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है ये एक सोशल कंटेक्स्ट में हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे हैं, जो हमारे सेकंड लेक्चर का है। इतने सब सेक्शन हमारा फर्स्ट वाले लेक्चर का छूट गया था, तो ये हमें कंप्लीट करना था। तो अब मैं अपने जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड सेशन का, उसमें आ चुकी हूँ और स्टार्ट कर रहे हैं हम, व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम।
मैंने बताया कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एबिलिटीज के साथ हैं। कोई भी दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी दो लोग भले वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी एबिलिटीज, उनके अंदर जो उनका जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये सारे कभी सेम हो ही नहीं सकते। मतलब वो फिर भी आपस में क्या है, डिफर करते हैं। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लर्निंग की टेंडेंसी है दैट इज कंप्लीटली अफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? ईच स्टूडेंट इज अ यूनिक इंडिविजुअल, different in cognitive and affective development, social maturity, ability, motivation, aspiration, learning styles, needs, interests and potentials। ये वो सारी एबिलिटीज हैं जिन पे अगर हम बात करना शुरू करें तो हमारे हर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से अलग पाया जाएगा। क्या है, उसकी कॉग्निटिव जो कैपेसिटीज है वो अलग हैं, उसकी अफेक्टिव डेवलपमेंट अलग है, उसकी सोशल मैच्योरिटी अलग है, उसकी एबिलिटीज अलग है, मोटिवेशन का लेवल अलग है, उसके लेवल ऑफ एस्पिरेशन अलग है, वो लर्निंग स्टाइल अलग तरीके की यूज करता है, उसका इंटरेस्ट अलग है, उसके पोटेंशियल्स अलग हैं। Apart from this, there are other factors underlying student differences. This includes innate differences, जो जन्मजात differences होते हैं, जैसे उनकी बुद्धि में intelligence, differences in social and economic backgrounds, variation in past learning experiences, पहले कोई क्या पढ़ के आया है, उसका social background कैसा है, economic background कैसा है, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं आपको learning को affect करती हैं। अच्छा हाँ, इस पे मैं आगे बढ़ने से पहले मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक हमारे सामने क्वेश्चन था, शायद आप सबको याद हो, कि विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हाउ वी कैन इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। सर आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, एक ही क्वेश्चन आया था, तो अभी हमें लगता सर है नहीं, अगर जब भी आते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है किसने पूछा था और मीटिंग भी अभी एंड हो गई है तो मैं देख नहीं पा रही, तो प्रशांत एटे सर ने पूछा था मैम। अभी है क्या वो, आप पार्टिसिपेंट्स को देख पा रहे हैं? ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन किए वाले हैं मैम, लेकिन बात नहीं कर। ज्वाइन किए हुए हैं, तो सर आप क्या सुन रहे हैं तो मैं आंसर करूं? अभी मुझे याद आया बता दो क्योंकि मैम। हाँ, अभी उसका आंसर मिल गया होगा। रीडिंग स्किल के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, एबिलिटी सबके अंदर है, आपको केवल उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। तो मैंने जितना भी कुछ बताया था आपको कि एज अ टीचर यू शुड एंगेज योर स्टूडेंट, गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेलुएट, ये सारी चीजें क्या है, यही बताती हैं। और अगर रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो एज अ टीचर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल उस बच्चे को वो सारी अपॉर्चुनिटी देनी होंगी कि वो उन चीजों को एक्सप्लोर करे, प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करने के बाद वो उसमें इंप्रूवमेंट लाए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यही कह रहा है ना कि आपका रोल कुछ नहीं है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जांपल बिल्कुल ही क्लियर है। अगर आप किसी को रीडिंग स्किल सिखाना चाहते हैं तो क्या आप एज अ टीचर सिखा सकते हैं जब तक वो प्रैक्टिस ना करे? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही है कि एवरी इंडिविजुअल इज विद ऑल द एबिलिटीज, और वो उसको जब खुद डेवलप करेगा अपने एफर्ट से, एक्टिवली लर्निंग से, तभी वो उसको डेवलप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं डेवलप कर पाएगा। और जब वो इस तरह से डेवलप करता है तो उसका जो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा, सपोज उसके अंदर जो रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, दैट विल बी परमानेंट, वो कभी खत्म नहीं होंगी। और रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, ये सारी चीजें आपके सेल्फ एफर्ट से ही आती हैं। और इसमें तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जांपल फिट भी बैठता है कि किस तरह से हम अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, चलिए सर अभी लौट के अगर आएंगे तो, अगर रहेंगे मीटिंग में तो हम फिर उनसे डिस्कस करेंगे, तो समझ में आ जाएगा उनको कि अगर कुछ उनको कंफ्यूजन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए अगर हम देखें तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। एज अ टीचर आपको इन बातों को क्लासरूम में ध्यान रखना है
क्यों? क्योंकि अगर सब लोग अलग हैं तो सबके पोटेंशियल्स भी अलग हैं, सबसे सीखने की स्टाइल भी अलग है। तो हमें एज अ टीचर कैसे क्या करना हो जिससे कि हम सबको डील कर पाए। According to Draver James, variations or deviations from the average of the group with respect to the mental or physical characteristics in the individual member of the group are individual differences. Woodworth and colleagues state about individual differences are found in all psychological characteristics, physical, mental abilities, knowledge, habit, personality and character traits. ये सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करने का काम कर रही हैं। कौन कौन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें अपने क्लासरूम में बच्चों के बीच में देखने को मिलेंगी, जिनको कि हमें डील करना है, वो यहाँ पे हमने मेंशन करी हैं। कुछ फिजिकल डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग हाइट के बच्चे होते हैं, अलग अलग वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, मेल फीमेल या न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि वहां पे जो आपका सेक्स है वो डिसाइड करता है कि किसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं। जैसे अभी जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रही थी, चाहे चलना हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें जो हैं वो लड़कियों में या फीमेल चाइल्ड में जल्दी डेवलप हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड। तो ये क्या है? ड्यू टू जेनेटिक मेकअप। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जो अकॉर्डिंग टू सेक्स होते हैं और वही आपके लर्निंग को अफेक्ट भी करते हैं। डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, differences in achievement, differences in motor abilities, racial differences, differences in interest, emotional differences and personality differences. तो ये बेसिक वो differences हैं जो आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के बीच में देखेंगे और जिनको कि आपको फेस करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा और इनको डील करते हुए आपको अपनी टीचिंग लर्निंग एंश्योर करनी है। What are the causes of individual differences? First cause is heredity. मैंने बताया on the basis of heredity, sex is different, male, female, or neutral gender. So on the basis of heredity, there is individual differences. Environment, किस environment में वो बच्चा पला बढ़ा है, किस तरह के environment वो अभी रह रहा है, किस तरह का उसका सोशल एनवायरनमेंट है, ये भी अफेक्ट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। इन्फ्लुएंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन, समझ में आ रहा है, ये बात बिल्कुल आसान है। सेक्स डिफरेंसेस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंट सेक्स के इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। एज एंड इंटेलिजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एज भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वहां पे जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो लर्निंग एबिलिटीज हैं, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, मैच्योरिटी का लेवल है, वो डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अभी मैं आगे बात करूंगी कि एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम इंडिविजुअल को क्लासिफाई करें तो अगर हम आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स देखें तो वहां पे नियरली 68% स्टूडेंट आपके एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के होते हैं और 16% आपके अबव एवरेज स्टूडेंट होते हैं और 16% ही आपके बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब एज अ टीचर हम ये जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे क्लासरूम में, 68% बच्चे जो हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस के हैं, 16% बच्चे ऐसे हैं जो अबव एवरेज इंटेलिजेंस को रखते हैं और 16% ऐसे हैं जो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के हैं। तो हम कैसे सारे स्टूडेंट से एक तरह की एक्सपेक्टेशन करने लगे एज अ टीचर? हम क्यों चाहते हैं कि जो हम बताएं वो सारे बच्चे एक जैसा ही परफॉर्म करें? जो उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही वो परफॉर्म करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो 16% है वो हमारे बताए से ज्यादा भी परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी 68% एवरेज करेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी बात नॉर्मल क्लासरूम में नहीं समझ में आएगी, तो उनके लिए हम ट्यूटोरियल क्लासरूम या कुछ डिफरेंट अप्रोच भी यूज करेंगे बिकॉज देयर इंटेलिजेंस लेवल इज बिलो एवरेज। मैं चल रही हूँ आगे, एनपीसी वगैरह बताऊंगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन का लेवल है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को राइज करता है। अदर कॉजेज आर इंटरेस्ट, aptitudes, achievements, sentiments, characters, educational and home background lead to individual differences. तो ये सारी वो चीजें हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। एज अ टीचर हम लोग इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्यों हैं, बस हमें ये नहीं पता है कि उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें हैंडल कैसे करना है, कैटर कैसे करना है। ये मैं बता रही थी। ये जो इंटेलिजेंस का है ये साइकोलॉजिकली बिल्कुल प्रूव्ड है कि अगर
आप इंटेलिजेंस पे बेस्ड कोई भी डेटा लें किसी भी क्लासरूम में और उसका कर्व प्लॉट करें तो वो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मिलता है। इसको हम एनपीसी कहते हैं। एनपीसी में आप देख रहे होंगे जो बीच का एरिया है जहां पे 100 लिखा है, उसके लेफ्ट साइड 85 और 115 के बीच में 34.13%, 34.13%। ये क्या है, ये कल के लेक्चर में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगी, अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बस केवल ये समझ लीजिए कि ये जो बीच वाला पोर्शन है कर्व का, ये आपका एवरेज एबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये टोटल आपका 68% समथिंग हो जाता है। इधर आगे बढ़ेंगे अगर हम जहाँ पे 115 से 130 ये स्कोर है एक तरह से, तो जो ज्यादा वाला है वहां पे अगर हम आए तो देखो 13.59% और 130 के ऊपर 2.14%। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16% हो जाता है। तो ये जो 16% बच्चे हैं ये आपके बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पे और ये अबव इंटेलिजेंस वाले होते हैं। लेकिन इधर अगर हम देखें 85 से 70 के बीच में तो अगेन 13.59% और उसके 70 के और नीचे जो उन्होंने 70 से नीचे स्कोर किया दे आर अगेन 2.15%। ये आपके जो 16% आए ये आपके बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस स्कोर किया है। तो जब हमें अपने क्लासरूम में ये स्ट्रक्चर पता चल गई और इन जनरल अगर आप ये देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपके क्लासरूम में ऑलमोस्ट सेम मिलता है, थोड़ा बहुत इससे वेरिएशन मिलेगा लेकिन जनरल स्ट्रक्चर यही मिलेगी। अब हमें पता है कि हमारे क्लास में 70% जो 100 में 70 बच्चे बैठे हैं वो एवरेज है। तो एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को एवरेज बच्चों के हिसाब से प्लान कर लें। ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कौन है, 100 अगर बैठे तो 100 में 70 तो एक जैसे हैं। तो हम 70 के हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शन प्लान कर लें, उस हिसाब से क्लासरूम में एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा से ज्यादा बड़े ग्रुप को फायदा मिलेगा। अब बात आती है कि जो एबव एवरेज है, अगर हम एवरेज के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे तो एबव एवरेज वाले तो बहुत परेशान करेंगे क्लासरूम में, बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे हमें। तो आपको एज अ टीचर ये काम करना है कि आपको उन बच्चों के लिए कुछ अदर असाइनमेंट्स रेडी रखने हैं। सपोज जैसे जब आप स्कूल या इंस्टीट्यूट में किसी में होते हैं तो बहुत सारे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन है जहाँ पे आपको डिफरेंट एबिलिटी के हिसाब से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। क्लासरूम में जनरली जो बच्चे बदमाशी करते हैं उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट असाइनमेंट दे दीजिए, कुछ उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रोल दे दीजिए, दे आर बिजी विद ऑल दैट। तो वो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि वो अबव एवरेज के स्टूडेंट हैं। अगर आप अपना इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में एवरेज के तरह पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ समर वेकेशन में पढ़ रखा है, दे हैव ट्यूटर इन देयर होम, वो घर पे पढ़ लेते हैं या उनके पेरेंट्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो उनको वो चीजें पढ़ा देते हैं। तो जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो उनको उससे बहुत कुछ खास फायदा नहीं है। तो अगर आपने उनके लिए कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान नहीं करी, उनको किसी चीज में एंगेज नहीं किया, तो नो डाउट वो आपके क्लासरूम को डिफरेंट परेशान करेंगे, अफेक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अगर आपने उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है तो दे विल गेट एंगेज्ड इन दैट वेरी एक्टिविटी और वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या होगी, फ्रूटफुल होगी। इन फ्यूचर वो उन एबिलिटीज की वजह से ही डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। ओके, तो यू एज अ टीचर सेविंग द national they are national assets and you are saving that very national assets। देखो ऐसा होता है कि जब हम क्लासरूम में होते हैं एज अ टीचर, हमारे सामने हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि एक बहुत मोटा मोटा प्रिंसिपल है कि जो टीचर बनते हैं, जो सबसे अच्छे टीचर होते हैं, जो एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं, जिनका मतलब जो एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जिनकी नहीं होती, एवरेज होती है, वो एक अच्छे टीचर बन पाते हैं क्योंकि वो उन चीजों को ग्राउंड लेवल से लेकर के उस लेवल पे जाके पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं। तो ये भी बात सही है कि जब आपके क्लासरूम में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस का जब बच्चा बैठा रहेगा तो आपसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही। फिर हम करते क्या है, गलत डायरेक्शन हमारा क्या होता है, अगर हमने देखा कि कोई बच्चा हमसे नए नए क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर, कुछ इनोवेटिव थॉट्स हैं, हम उसको डांटना, मारना, भगाना, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। आपको ये नहीं करना है। आपकी क्लासरूम में आउट ऑफ 100 ओनली 2%, 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिव टैलेंट होता है या गिफ्टेडनेस होती है। अगर आप एज अ टीचर उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको नर्चर करने की कोशिश करते हैं तो आप जो नेशनल एसेट है उसको सेव कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग ऑल द नेशनल एसेट। और अधिकतर हमारे इंडियन कल्चर में यही है कि हम जो डिफरेंट, जो इनोवेटिव, जो क्रिएटिव थॉट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एज अ टीचर अपनी क्लासरूम में एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम उनको डिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं उनकी एक्टिविटीज को। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, जैसे एडिसन है, एडिसन स्कूल से निकाल दिए गए थे,
कि आप मतलब एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, आप सभी जानते हैं। बट उनकी मदर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने उनकी एबिलिटी को समझा। जब स्कूल से उनको एक लेटर आया था जिसमें कि वो निकाल दिए गए थे, तो उनकी माँ ने उसको उस तरह से नहीं बताया था कि तुम निकाल दिए गए और डांटा, मारा कि तुम ऐसे करते हो तो निकाल दिए गए। उन्होंने ये बोला कि द टीचर हैज नो कॉम्पिटेंस टू टीच यू और द स्कूल इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर यू। मतलब उन्होंने ये बताया कि यू आर सच सो मच कॉम्पिटेंट, यू हैव ऑल द एबिलिटीज, एंड वो स्कूल आपके लिए अप टू द मार्क नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर हियर, नॉट इन द स्कूल। सो कहीं ना कहीं एज अ टीचर अगर आप वो रोल उठा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स आज देख रहे हैं, एज अ पेरेंट्स आप खुद भी समझ रहे होंगे, आप भी वही टीचर वाला काम कर रहे हैं। बगल वाले पड़ोस वाले के बच्चे का 90% मार्क्स आए तो तुम्हारे कैसे कम आ गए, 99 आ गए तो तुम्हारे 99 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। सो दिस इज द इशू। तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन कैपेबिलिटीज, और ये जो फैक्ट आपके सामने है ये बिल्कुल फैक्ट है और आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अब आप उनको डिप्रेस ना करिए, उन बच्चों को जो हाई एबिलिटीज वाले हैं। आप उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करिए जिसमें वो अपनी उस एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें सीख सके, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर सके और वो उससे डेवलप कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे। व्हाट अबाउट दीज 16% जो कि बिलो इंटेलिजेंस लेवल के, इनके लिए क्या करना है? ऐसा नहीं है कि इनको आपको छोड़ देना है या क्लास में केवल इनको डांटते चिल्लाते रहना है कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुमको भी कल बताया था तुमने नहीं किया, तुम होमवर्क नहीं करके लाए, तुम ये नहीं करके लाए, तुम क्लास से बाहर हो जाओ। नहीं, यू हैव टू टेक सम ट्यूटोरियल अप्रोच, कुछ सम रिमीडियल क्लासेस आप उनके लिए। क्योंकि आपको अगर ये पता है, ये कंसेप्ट अब अगर आपके समझ में आ गया है, तो आपको पता है ना कि 100 बच्चे बैठे हैं तो 16 ऐसे हैं जिनको कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है जब आप बात कर रहे हैं। तो आपको उनके लिए कुछ रेमेडियल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, कुछ सिंपल वे से उनको पढ़ाइए, डिफरेंट एग्जाम्पल से पढ़ाइए। तो आप तभी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अगर आप उन 16% को आपकी टीचिंग की मदद से मेन स्ट्रीम में ले आए या आप उस एवरेज कैटेगरी में ले आए। ठीक है? सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ इंटेलिजेंस इन योर क्लासरूम। वही है, आपको समझाने के लिए मैंने दूसरा एक डायग्राम भी पेस्ट किया था कि किस किस तरह से हैं। अगर हम एनपीसी प्लॉट करते हैं तो -3 सिग्मा से 3 सिग्मा तक के बीच की डिस्टेंस है उसमें, जिसमें कि बीच में -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक 68.26% केसेस हैं जिनको कि हम एवरेज कह रहे हैं। -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक 95.44% केसेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक की बात करें तो 99.73% केसेस आपके इसमें आ जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द एनपीसी। आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। बहुत सारे मैथमेटिक्स के अगर लोग होंगे तो उनको एनपीसी आता भी होगा। इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इसके पहले बताई कि आपको कैसे बिलो एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स को अपने क्लासरूम में डील करना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, जिनको कि हम इग्नोर कर रहे हैं, अपनी क्लासरूम में डील नहीं करते। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे भूल गई हूँ। एज अ टीचर, आगे है भी नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूंगी इस एनपीसी में ही। एज अ टीचर एक और बात है, जब हम अपने क्लासरूम में यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा तो ये हैं वो हैं, अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल के हैं, वो इस पोस्ट पे वो इस पोस्ट पे, तुम क्या करते रहते हो, तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो एक बात जो बाय नेचर बायोलॉजिकली इट इज करेक्ट दैट जो नेचर का टेंड है वो टुवर्ड्स एवरेज है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे मान लिया 2 हाई इंटेलिजेंट ग्रुप के पर्सन हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी अबव इंटेलिजेंस ही होंगे। मतलब ये जो 16% ऊपर दिख रहा है 115 से 130 तक, उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमेशा नेचर की टेंडेंसी होती है एवरेज की तरफ मूव करना। ठीक, तो इसको हम, ये सारी जो स्टडीज हैं ये हम जब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो इसको यूजेनिक्स बोलते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि जो गुड क्वालिटी ऑफ जीन है उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में वो लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर 2 हाई इंटेलिजेंट ग्रुप के लोग होंगे तो उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या उस इंटेलिजेंट लेवल का आएगा। नहीं, ये ट्रेंड है बाय नेचर, बायोलॉजिकली इट इज प्रूव्ड दैट अगर 2 हाई इंटेलिजेंट ग्रुप के पेरेंट हैं तो उनका बच्चा एवरेज ही होगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है जो आप जनरली यूज करते हैं अपने क्लासरूम में कि पापा मम्मी ये हैं तो तुम तो कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटीज है ही नहीं। क्योंकि अबव एवरेज अगर वो लोग हैं तो बच्चा बाय नेचर एवरेज की तरफ है। तो आप अननेसेसरी उससे अबव एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेक्ट ना करें।
आप उससे बहुत अच्छे स्पीकर हैं किसी के पेरेंट्स, या बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, तो आप उससे अननेसेसरी ये ना एक्सपेक्ट करें कि अरे मम्मी तो इतनी बड़ी डांसर हैं और म्यूजिशियन है ये वो, और तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम तो ABCD नहीं सीख पा रहे उस ब्रांच की। नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटीज हो ये जरूरी नहीं है, वो होंगी तो वो एवरेज लेवल की वो एबिलिटीज होंगी। सो प्लीज डोंट हैव सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इट इज बायोलॉजिकली प्रूव दैट अबव एवरेज इंटेलिजेंस टेंड्स टुवर्ड्स द एवरेज। और अगर इसी का वाइस वर्सा अगर हम देखें, जो बिलो एवरेज है, सपोज बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे मान लिया कोई बहुत बिलो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल के पेरेंट्स हैं, तो वहां पे आप ये भी मत सोचिएगा कि उनका बच्चा जो होगा वो क्या कहते हैं और भी उनका बेवकूफ है, या बिल्कुल तुमको कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये है ऐसा वैसा कुछ नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी वही रूल होता है, अगर वो बिलो एवरेज है तो नेचर टेंड्स टुवर्ड्स एवरेज, वो भी एवरेज इंटेलिजेंस का भी हो सकता है और अबव एवरेज इंटेलिजेंस का भी हो सकता है। सो आपको क्लासरूम में किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एंड यू आर अनसर्टेन अबाउट दैट। और किसी एक क्षेत्र की अगर योग्यता किसी के अंदर नहीं है तो वो किसी दूसरे क्षेत्र में भी क्या हो सकता है, आगे हो सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे 12th में साइंस के टीचर ने बोला था मुझे कि केमिस्ट्री तुम्हारे बस की नहीं है, तुम केमिस्ट्री छोड़ दो, नहीं कर पाओगे अच्छा। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स जब कुछ होम एग्जामिनेशन आए थे तो अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद ठीक है, उन्होंने बोला, हमने सुना, उसको देखा किया। बाद में ये था कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और बहुत अच्छे से उसको किया, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट था, उसको पढ़ते थे करते थे। आगे भी जब ग्रेजुएशन का समय आया तो वहां पे 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री छोड़ देते बिकॉज इट इज टफ सब्जेक्ट, तो जूलॉजी बॉटनी ले लेते हैं। तो नहीं, हमने नहीं लिया, हमें बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने केमिस्ट्री ही आगे कंटिन्यू किया। सो प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रिडिक्शन नहीं करना, प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिडिक्टिव टेस्ट, सम स्कोर। एक स्टैटिस्टिक्स के अगर कोई लोग होंगे तो शायद एक टेक्निक जानते हैं, रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन, कल थोड़ी सी बात करेंगे। वहां से प्रिडिक्शन हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल है जिसको कि आप फॉलो करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट इस तरह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स ये हैं या आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं है तो ये क्यों है। सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन योर क्लासरूम। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ये माना जाएगा कि यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ दिस वेरी कंसेप्ट। ओके, थैंक यू। Scientist Terman has classified people into 9 classes according to their level of intelligence. कौन कौन से हो सकते हैं? जीनियस सबसे ऊपर, जिनका कि तुम लोग सब लोग आप लोग जानते होंगे कि आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट में कुछ मार्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरी हैं जिनके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। सपोज अगर एक आईक्यू टेस्ट अगर लिया जा रहा है उस समय में, तो वहां पे 140 स्कोर या 140 अबव जो स्कोर करते थे उनको जीनियस बोलते थे। 120 टू 140 जो स्कोर करते थे उनको हम नियर जीनियस बोलते थे। लेकिन आईक्यू का पैरामीटर है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जो एक्सपोजर है हमारे स्टूडेंट का, मान लिया जो पहले चीजें थी वो लगभग अनसर्टेन थी हमारे लिए, हमारे सामने चीजें वो उतनी कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होती थी, तो उस समय जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे उनका भी आंसर करना बहुत जीनियस एटीट्यूड माना जाता था। लेकिन अभी के बच्चे इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके पास इतने सारे नॉलेज के सोर्सेज हैं कि वहां पे जीनियस के लिए स्कोर का लेवल कुछ हाई हो गया है। So this is the classification based on the score of IQ. So the top scorers are called as genius, near genius, very superior, superior, average, backward, feeble-minded, dull, and idiot. So this type of classification on the basis of intelligence is given by Terman. What is the role of individual differences in education? अगर हम एजुकेशन में हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से डील करें और इसका क्या रोल है, किस तरह से ये इफेक्टिव है, किस तरह से हम इनको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करें, क्या करें। लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, आप अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं तो आप बहुत बड़ा क्लास नहीं ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको अलग अलग एबिलिटीज के स्टूडेंट को डील करना है। 3 कैटेगरी तो मैंने ही बता दी, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तीनों के अलग अलग प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा अगर स्टूडेंट रख लिए, अब सपोज 100 की रख ली, तो 100 में 16 तो हैं जो आपके बिलो एवरेज हैं, तो 16 के लिए आपको क्या करना है, रिमीडियल क्लासेस प्लान करनी है। तो 16 को बैठा के इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देना इज नॉट ए इजी टास्क। तो अगर 16 से आधे, अगर 50 ही रहे बच्चे, तो आपको 8 ही मिलेंगे ना जिसके लिए आपको रिमीडियल या ट्यूटोरियल अप्रोच अपनानी है, या 8 ही आपके अबव एवरेज भी होंगे जिनके लिए आपको अलग अलग एक्टिविटीज प्लान करनी है।
तो जितना ज्यादा क्लास का साइज बढ़ाएंगे आपका हेडेक उतना ज्यादा बढ़ेगा, और एज अ टीचर आपकी भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आपकी भी लिमिट्स हैं, आप भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर आप वहां पे फेल होंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं तो क्लास का साइज आपका क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, जिसमें कि आप अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को डील करने के लिए प्रॉपर कॉम्पिटेंट हो सकें। ओके, सेकेंड इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लासरूम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोगों ने सुना हो, जो स्कूल्स जनरली इसको यूज करते हैं, आपके यहाँ पे भी कॉलेजेस में हो सकता है होता हो। वहां पे क्या है, जो प्रीवियस स्कोर होते हैं, या मान लिया एंट्रेंस एग्जाम लिया, उसके स्कोर होते हैं, उसके बेसिस पे सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे 11th में बच्चा आता है आफ्टर 10th, तो सेक्शन ए जहाँ पे सारे मेरिटोरियस हैं, फिर बी उससे कम वाले, सी डी ई। मैंने ऐसे ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे 10-10 सेक्शन हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी अलग हैं। सेक्शन ए में कोई और पढ़ा रहा है, बी में ए बी सी को डील करने वाले कोई और टीचर हैं, क्योंकि वो क्या है, वहां पे अबव एवरेज लेवल के बच्चे हैं। फिर जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए अलग अलग टीचर है। कोई भी अगर स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पे 10 सेक्शन चल रहे हैं, तो एक ही टीचर सब में नहीं पढ़ा पाएगा ना, तो अलग अलग टीचर हैं, और टीचर का डिवीजन भी ऐसे ही हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा टीचर किस क्लास को पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट रहेगा, उस हिसाब से अरेंज किया गया है, जिससे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चों की ज्यादा से ज्यादा नीड को वो कैटर कर पाए। तो पता नहीं आप लोग इसको एग्री करते हैं नहीं, कुछ लोग चैट बॉक्स में बताएं ये चीजें जानी है और या कभी देखा है, और या इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे आपसे डिस्कशन चाह रही, क्योंकि आप कॉलेज टीचर हैं, जनरली आपके यहाँ ये होता नहीं है, लेकिन स्कूल्स में हो रहा है। आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. or not? Anybody? पोस्ट लंच सेशन है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है इसमें। यस मैम। हम लोग जब फेस टू फेस होते हैं तब इसमें लोग इंटरैक्ट नहीं करते, फिर तो ये ऑनलाइन है। मैडम ने भी बहुत कम टाइम दिया ना लंच के लिए। हेलो। हाँ, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाह रही हूँ इसमें, जो ये मैं प्रॉपर डिवीजन ऑफ क्लास की बात कर रही हूँ, जो आपके स्कूल्स में होता है, मैंने डिस्कस किया, तो कुछ आपके व्यूज सुनना चाह रही थी। एक दो लोग कुछ बताएं, यस या मैम। करें चैट बॉक्स में बताएं। मैंने ये कहा कि क्या अभी आपने कभी सुना है ये सब, या इसको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, जैसे इतना सही, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास नहीं। काफी अच्छा है मैम। हेलो। हाँ, ये अच्छा है डिवीजन ऑफ क्लास। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, आपके हिसाब से ये अच्छा है, ठीक है। और कोई? और कोई बताए? मैं थोड़ा मैम मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, जस्ट क्योंकि मैं एमएससी को पढ़ाता हूँ तो हमारा क्लास साइज वैसे भी छोटा है, 20-22 बच्चे होते हैं, तो हमारे हाँ लिए पॉसिबल हो जाता है कि इंडिविजुअली हम उनको ध्यान दे सकते हैं, और क्लास हाँ लिमिटेड होने की वजह से हर एक की चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो एक हाँ। बहुत अच्छा जो आपने बताया वही चीज़ हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबने अच्छा ही बोला है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं कि क्लास डिवीजन सबने देखा है, और सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। कोई ऐसा है जो इस क्लास डिवीजन वाली टेक्निक को बुरा बोले, या कुछ बोलना चाहे उसके अगेंस्ट? क्योंकि मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूं, अब बता देती हूँ, शायद तो आप कुछ लोग और बोलें। होता है, बहुत अच्छी टेक्निक है, स्टिल आई एम नॉट इन फेवर। कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो मैम। कुछ ऐसा नहीं है, आप सभी टीचर्स हैं, और कभी कभी तो मेरे साथ हेलो। experience हो सकता है। हाँ बताएं, कौन बोल रहा है? हाँ मैम, आई एम डॉक्टर हर्षल गजबीये फ्रॉम कॉलेज ऑफ सोशल वर्क कांटी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एक बेनिफिट ये है, क्लास डिवीजन होगा, हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु आर द फास्ट लर्नर्स एंड हु आर द लो लर्नर्स। लेकिन
ये भी हो सकता है, ऐसा मुझे फील होता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं कि ज्यादा जो फास्ट लर्नर्स है और जो लो लर्नर्स है, हम कहीं ना कहीं उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। लो लर्नर्स को कहीं ऐसा साइकोलॉजिकली फील ना हो कि जो क्लास डिवाइड किया है यहाँ पे तो सभी टैलेंटेड बच्चे हैं, हमको अलग कर दिया है। दूसरा ये हो सकता है कि दिस इज द इशू। और ये इशू भले हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों में फीलिंग आ जाती है। सपोज जो सेक्शन ए वाला बच्चा होता है, वो सेक्शन ई अगर चल रहा है आपका, तो जो सेक्शन ई में है बच्चा, उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखता है। उसको ये यस मैम, समवट सुपीरियर, एंड वो जो सेक्शन ई वाला है वो इंफीरियर है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर किसी के अंदर एक एबिलिटी नहीं, सपोज आपने कुछ टेस्ट लिया होगा, मैथ्स होंगे, उसमें मैथ्स के आइटम होंगे, कुछ साइंस के आइटम होंगे, आपने वो टेस्ट लिया और उस बच्चे ने उसमें जिस तरह से स्कोर किया, आपने वो क्लास क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन बच्चों के ऊपर जनरेट हो जाता है और उनको ये लगने लगता है कि हाँ, हम सेक्शन ई वाले हैं तो हम बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन खत्म हो जाती है। और मैं मिक्स्ड क्लासरूम को इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि देखिए, टीचर आपका एवरेज एबिलिटी का ही है और आपको सबको डील करवाना है, तो आप मिक्स क्लासरूम रखिए। तो वहां पे एक जो टेंडेंसी होती है, जो बिलो एवरेज हैं बच्चे, उनको मेन स्ट्रीम में तो लाया जा सकता है ना, एवरेज में। और एज ए टीचर ये भी बहुत बड़ा टास्क है। देखो, जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, मान लिया डीयू में एडमिशन हुए, जेएनयू में एडमिशन हुए, तो कहाँ पे होते हैं, 100 पे क्लोज हो जाता है सब कुछ। तो वहां पे अगर किसी ने फिर 100 या 95 और समथिंग स्कोर किया, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप एक कॉलेज लेवल पे या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई बच्चा जिसको कि आप एडमिशन देते हैं, जो कि 99 और 100 वाला नहीं था, वो आपका 60% वाला था, 50% वाला था, और अगर वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में एक्सेल करता है, देन यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ही इज एबल टू डेवलप ऑल द एबिलिटीज। ठीक है, तो चैलेंज ये नहीं है कि वहां पे आपने मेरिटोरियस बच्चों को एक जगह रख लिया, ए सेक्शन ए वाले तो वैसे भी एक्सेल कर जाएंगे, उसमें आपका क्या रोल है एज अ टीचर। आपका चैलेंज वहां पे है जहां पे आपके सेक्शन ए में भी कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको कि जो अबव एवरेज नहीं थे, लेकिन आप उनको क्या करते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो भले हो रहा है डिविजन ऑफ क्लासरूम, और एक तरह से सही भी है फॉर द कैटरिंग ऑफ नीड, क्योंकि एज अ टीचर हमारी भी लिमिट्स हैं, बहुत सारे और भी काम टीचर्स को करने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस वेरी टेक्निक। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, तो मैं अगर यहाँ से बात करती हूँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से हमेशा यही कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। और जो एक डेवलपमेंट की बात है, हम उसमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी अगर मेरिटोरियस बच्चा है, वो कहीं से कुछ भी करे, आपका उसमें एज ए इंस्टीट्यूट या एज अ टीचर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। बस जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसमें अगर उसको असिस्टेंट मिल जाती है, स्कैफोल्डिंग मिल जाती है, तो वो प्रॉपर्ली डेवलप कर जाता है। अगर वो डेवलपमेंट नहीं मिले, इन्वायरमेंट, वो लाइब्रेरी, वो फैसिलिटी, वो इंटरनेट एक्सेस वो ना मिले, तो वो क्या करते हैं, वो नहीं कर पाता है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है मैंने। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या जैसे मान लिया मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है, यहाँ पे वो सारे इन्वायरमेंट हैं जिसकी वजह से एक बच्चा आ करके अपनी सारी एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है और प्लेस कर सकता है, अपने को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में ले जा सकता है। तो वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, बाकी उसमें आप एज इट इज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुत कम एबिलिटी वाला भी होगा, वो भी बाकी लोगों को देख के, उस इन्वायरमेंट को देख के भी वो उस पोजीशन पे क्या कर रहेगा, आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हमने पहले छांट ही दिया कि नहीं, हम तो खाली टॉप वालों को ही लेंगे, हम जो बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं उनको नहीं लेंगे, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एग्जाम जिसमें कि आपको एक्सेल करना है, तो दिस वे इज नॉट करेक्ट। आपको डिफरेंट एबिलिटीज की जरूरत होती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में भी डिफरेंट एबिलिटीज की जरूरत होती है, डिफरेंट वहां पे स्ट्रीम्स होते हैं, तो आप इस हिसाब से सबको मौका आपको देना चाहिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एक बात बहुत इंट्रोड्यूस की गई है कि हमें करिकुलम फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। किसी स्टूडेंट के लिए अगर उसको लगता है कि ये चीजें वो ले सकता है, तो वो ये चीजें ले, किसी दूसरे एस्पेक्ट में जाना चाहता है तो वो जाए। अभी आपको रिसेंट ट्रेंड के बारे में बताती हूँ। जब से अभी जो आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020, आई होप कि आप सबने उसको देखा जरूर होगा, नहीं भी देखा है तो देख लीजिए, बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 60-62 पेज का, उसको देखिए। उसमें ये बात कही गई है कि आप ऑनलाइन मीडियम से
क्रेडिट ट्रांसफर की बात है तो मान लिया आपका इंस्टीट्यूट कुछ एक कोर सब्जेक्ट आपको ऑफर कर रहा है तो बच्चे को बाकी फ्री है कि वो उस इंस्टीट्यूशन से करना चाहता है या ऑनलाइन मोड से, जो भी उसको पसंद हो। सपोज अगर उसको 4 क्रेडिट कहीं बाहर से लाना है तो 4 क्रेडिट के लिए वो कुछ भी लाए, चाहे वो म्यूजिक में 4 क्रेडिट लाए, चाहे वो फ्रेंच में 4 क्रेडिट लाए, जर्मन में लाए, किसी चीज में जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, स्वयं के प्लेटफॉर्म पे जाए और वहां से वो यूनिट्स ला करके वो यूनिट्स यहाँ पे क्या की जाएंगी, कंसीडर की जाएंगी। तो ये एक अच्छा अप्रोच इसलिए है कि यहाँ पे एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी है कि मान लिया वो किसी स्ट्रीम में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट भी है कुछ चीजों में, उसके लिए जो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है वो अपनी स्टडीज के साथ साथ उसको भी पूरा कर सकता है। और वो जो जनरली कंसेप्ट क्या था कि बच्चा पहले इंस्टीट्यूशन हुआ या फिर शाम को वो डांस क्लास जा रहा है, म्यूजिक क्लास जा रहा है, तो कोई कराटे क्लास जा रहा है, तो कोई स्विमिंग क्लास जा रहा है, तो कोई जर्मन सीखने जा रहा है, कोई फ्रेंच सीखने जा रहा है। अभी वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन में ही कुछ सेक्शन, कुछ आवर्स ऐसे डिसाइडेड कर दिए गए हैं जिसमें कि आप अपने इंटरेस्ट या हॉबी की चीजों को पूरा करके अपने मेन स्ट्रीम में उसको क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर व्हेन वी आर टेकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। होम असाइनमेंट्स, आप जो होम असाइनमेंट्स देते हैं वो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने में हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? हम अलग अलग एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप के टास्क दे करके उनको उनके एबिलिटीज के हिसाब से डेवलप करने का अवसर देते हैं। तो हम होम असाइनमेंट्स में वैरायटी रख सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अलग अलग टीचिंग मेथड भी हम यूज करते हैं फॉर कैटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अवर क्लासरूम। एजुकेशनल गाइडेंस, गाइडेंस आप किस तरह से आगे किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, क्या जाना चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कहीं लिंकेज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल है, या आपकी एबिलिटी के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वोकेशनल गाइडेंस, आप किस वोकेशन में जाना चाहेंगे, कैसे, कौन सी आपकी एबिलिटीज हैं, किस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करिए, किस हिसाब से उसको इम्प्रूव करिए। ये भी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने स्टूडेंट्स को देनी चाहिए जिससे कि वो अपने करियर के हिसाब से अपनी स्टडीज को भी प्लान कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताऊं, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप अपने लेवल पे भी ये फील करते होंगे कभी कभी, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी फील कर रहे होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो अच्छा नहीं था, नहीं तो हम ये कर लेते, हम ये पॉसिबिलिटी थी हमारे लिए। मैं जो इंडिविजुअली फेस करती हूँ, मैं, मेरे साइंस बैकग्राउंड है, तो हमें कभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऐसा कोई दिक्कत आता नहीं था। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के एरिया से कुछ बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ, तो अभी जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे डील करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करना है, या एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट जब उन्हें जॉब के लिए जाना होता है, तो कहीं कहीं पे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे होता है कि अगर पीजीटी के लिए उनको जाना है तो क्योंकि हिंदी के साथ उनके पास संस्कृत नहीं है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर हिंदी। अब एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ग्रेजुएशन में उन्हें किसी ने नहीं बताया कि अगर हिंदी ले रहे हो तो आगे अगर पीजीटी वगैरह के लिए चाहो तो संस्कृत भी लो कॉम्बिनेशन में, नहीं तो तुम किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। कहीं पे कुछ सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी का कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि बच्चे सफर करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एज अ टीचर जब आप जानते हैं इन चीजों को कि आगे जो करियर के पर्सपेक्टिव्स हैं वहां पे किस तरह से ये चीजें जरूरत पड़ेंगी, तो आप वहां पे ध्यान रखिए और बच्चों को उन्हीं कॉम्बिनेशन को ऑफर करिए और मैंडेटरी कर दीजिए अपने इंस्टीट्यूट में। अगर आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मैनेजमेंट है, कहीं कुछ वो आपकी बात सुनते हैं तो आप उनको बताइए कि ये चीजें होंगी जो इस तरह से फ्रूटफुल होंगी, तो आप उनको क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट करिए वो सारी चीजें। और ये बच्चे की वोकेशनल गाइडेंस में भी यूज किया जाना चाहिए, उसको पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत है। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जो टीचर एजुकेशन में होते हैं वहां पे आपके स्कूल सब्जेक्ट से पीजी बहुत जरूरी होती है। अब हम साइंस से, उस समय था, ये बहुत इनोवेटिव ब्रांचेस थी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं एमएससी जूलॉजी हूँ, पहले उस समय लग रहा था कि चलो ठीक है ये कर लिया, बहुत इनोवेटिव अप्रोच नहीं किया। बाद में ये समझ में आया कि ओहो, अगर ये सब किए होते, बिकॉज जूलॉजी इज स्कूल सब्जेक्ट, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ये सब स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें एमएससी होते देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्लेस ऑफ टीचर एजुकेशन। लेकिन ये सारी बातें किसी को पहले से पता नहीं होती, तो बहुत सारे लोग बाद में फिर दूसरी एमएससी करते हैं, स्कूल सब्जेक्ट से करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अगर इसमें आना है तो वो जो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइन में ऐसा है।
तो अगर बच्चे देखिए ये सब नहीं जानते रहते हैं, तो हमें एज अ टीचर, क्योंकि हम इन सब चीजों को देख चुके हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम जान चुके हैं, तो हमें उन सब चीजों को बच्चों को शेयर करना है, जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट, जो उनका सिलेक्शन है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, वो बिल्कुल सही हो और उनका करियर डेवलपमेंट क्या हो, अप्रोप्रिएट हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर रोल. Next topic is learning style. It is very interesting topic that what is learning style? Is an individual's natural or habitual pattern of acquiring and processing information in learning situations. हर एक लर्निंग सिचुएशन में कौन किस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज दिस इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ लर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज लर्निंग स्टाइल. बेसिकली लर्निंग स्टाइल्स के यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट टाइप इज विजुअल और स्पेशियल टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल. वो लर्नर who prefer using pictures, images and spatial understanding are of visual learning style learner and visual learner we can say. and उनको जो चीजें अगर पढ़ाई जाए उसमें अगर पिक्चर्स यूज किए जाएं, इमेज यूज की जाए, कुछ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बातें बताई जाए, तो वो चीजें उनको जल्दी समझ में आ जाती हैं. ओके. सेकेंड वन इज ऑडिटरी या म्यूजिकल ऑरल लर्नर. यू प्रेफर यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक. जब वो साउंड से ज्यादा सीखें, तो ये सब लोग जो होते हैं जो इस तरह की लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं, इनका जो करियर एस्पेक्ट होते हैं वो जैसे म्यूजिक के एरिया में जहाँ पे साउंड की इंपॉर्टेंस है, उनको जो सुर लय ताल है, जो अप्स एंड डाउन्स है, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, उनको वो अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्बल. उनकी लर्निंग स्टाइल बेसिकली वो होती है वर्बल लिंग्विस्टिक. यू प्रेफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग. जो बहुत ज्यादा वर्ड का यूज करते हैं जैसे स्पीच बोलने में भी और राइटिंग में भी, तो उनकी जो लर्निंग स्टाइल होती है बेसिकली क्या है, वर्बल टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है. और इनकी जो एक्सेलेंस है वो अगर आप देखेंगे तो जैसे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो राइटिंग कैपेसिटी भी उनकी बहुत अच्छी, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वर्ड्स का सिलेक्शन कब कैसे करना है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी लर्निंग स्टाइल इस तरह से है. ये जो सीखते हैं चीजों को, बेसिकली इनको अगर कोई भी चीज दे दी गई तो ये उसको पढ़ के सीख लेंगे, समझ के सीख लेंगे, लिख के सीख लेंगे. तो ये इस तरह की लर्निंग स्टाइल वाले लर्नर होते हैं. फिजिकल या काइनेस्थेटिक. यू प्रेफर यूजिंग योर बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच. जितने भी ऐसी स्किल्स हैं, ऐसे स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे आपके बॉडी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके सेंस ऑफ टच इंपॉर्टेंट है, गेस्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे लर्नर जो उस एरिया में एक्सेल कर सकते हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, उनको हम फिजिकल या काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं, या इंडिविजुअल हैविंग दिस वेरी काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल. डांसिंग में सब लोग क्यों नहीं अच्छे होते हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी काइनेस्थेटिक स्टाइल आपकी नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे. कभी कभी हम बहुत सरप्राइज होते हैं कि जो ग्रुप डांस होता है वो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. मेरा तो अपना मानना है कि अगर मुझे तो कहीं रख दिया जाए तो मैं डिसकोऑर्डिनेशन ही क्रिएट करूंगी, मतलब वो ओवरऑल बहुत बेकार लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ नहीं वो स्टेप्स कोऑर्डिनेट कर सकती. लेकिन जब आपने ग्रुप डांस देखे होंगे तो आपने देखा होगा ना कि वहां पे बिल्कुल सेकेंड्स का भी डिफरेंसेस नहीं होते. व्हाई? because practice and they are body kinesthetic learner और kinesthetic या physical learner. उनके अंदर वो ability है जिस वजह से वो काम वो कर पाते हैं, जिसके अंदर नहीं है उसके लिए वो बहुत टफ लगता है. लॉजिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी. यू प्रेफर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग एंड सिस्टम्स. अच्छा हाँ, वो स्पेशल वाली जो एबिलिटी मैंने बताई थी, स्पेशल एबिलिटी में एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है. आप लोगों ने देखा होगा जब आप जनरल मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन कभी सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे कभी एग्जाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो एक क्वेश्चन आते हैं क्यूब वाले. उसमें 3 डायमेंशनल फिगर होती है, तो ये कहा जाता है कि अगर ये क्यूब में ये नंबर इस फेस पे है तो 2-3 टर्न करके लिखे रहते हैं, तो अगले फेस पे या इस फेस पे कौन सा नंबर होगा. तो कुछ लोग होते हैं उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं. जैसे मेरे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, मतलब मुझे लगता है कि इसको रखते क्यों है इतने आसान क्वेश्चन को. वहीं पे जैसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में या कुछ स्टूडेंट्स मेरे कहते थे कि इसको करेंगे कैसे, कैसे कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्पेशल एबिलिटी नहीं है कि जो पेपर पे रखा है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं. वहां पे वो क्वेश्चन वहां से नहीं सॉल्व किया जाता है. वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किया जाता है? यहाँ से. आप अपने ब्रेन में उसका 3D मैप बनाते हैं कि अगर इस तरीके से है तो ये इसके अगले फेज पे क्या होगा. और अगर हम सोचे कि हम उस पेपर पे देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो नहीं. तो इस तरह की एबिलिटी जो है दैट इज स्पेशल एबिलिटी. ये सब इंटेलिजेंस के टाइप में डिस्कस होते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको बात करें. तो जिस तरह की इंटेलिजेंस से आप होते हैं उसी तरह की बेसिकली आपकी लर्निंग स्टाइल हो जाती है.
मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा होगी तो उनकी लर्निंग स्टाइल भी कैसी होगी, उसमें पसंद करेंगे वो लॉजिक रीजनिंग, तो वो उस स्टाइल से समझना प्रेफर करते हैं। सोशल या इंटरपर्सनल, जो ग्रुप में लर्न करना पसंद करें। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो एग्जामिनेशन के समय ग्रुप से इंटरेक्ट करना। एक क्वेश्चन आया है मुझे जो कि मुझे फ्लैश हुआ था, मैं देखूं। Which learning style is most difficult? ओके, किसने पूछा है? डॉक्टर प्रशांत। प्रशांत सर, यस मैडम। दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी लर्निंग स्टाइल टफ है और कौन सी इजी है। मैंने क्या बोला? लर्निंग स्टाइल इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव। जैसे इंटेलिजेंस के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। अभी अगर हम इंटेलिजेंस कहीं किसी में आप देखेंगे तो वहां पे शायद बताया जाएगा डिटेल में। जिस तरह की इंटेलिजेंस आपके अंदर ज्यादा होती है, अगर आपके अंदर लॉजिकल कैपेसिटी ज्यादा है तो आपकी लर्निंग स्टाइल नो डाउट लॉजिकल मैथमेटिकल हो जाएगी। अगर आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी ज्यादा है तो आपके अंदर अगर वो एबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं? विजुअल लर्नर हो सकते हैं। ओके, तो किसके लिए अब जैसे बॉडी काइनेस्थेटिक है, जो जिनको डांसिंग नहीं आती है, जो जिनके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो उसके लिए वो मुश्किल है। लेकिन जिसके अंदर वो एबिलिटी है तो वो तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो पहले से ही म्यूजिशियन है या पहले से ही डांसर है, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जो सामने टीवी देख के एज इट इज इमिटेट कर लेते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द एबिलिटी। वो इंटेलिजेंस एबिलिटी उनके अंदर पहले से है, इसीलिए वो उनकी लर्निंग स्टाइल हो जाती है। तो किसी के लिए कोई भी लर्निंग स्टाइल ना टफ है ना इजी है, इट डिपेंड्स ऑन द nature of intelligence you have. ठीक है? यस मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट इज सोशल इंटरपर्सनल, जहां पे यस जो है वो ग्रुप में कोई चीज पढ़ना या करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बच्चे एग्जामिनेशन के टाइम में ग्रुप बना के पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उनकी लर्निंग स्टाइल सोशल होती है या इंटरपर्सनल होती है। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मेरा क्या, कभी कभी जैसे फ्रेंड्स कुछ बैठते थे कि डिस्कशन करेंगे, जल्दी तैयारी हो जाएगी, पढ़ लेंगे, तो मुझे वो लगता था कि चलो ये थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि फ्रेंडशिप है तो वेस्ट करना ही करना है, बैठना है, कुछ गेन तो होना नहीं। अभी तो जाकर के घर पे इतना टाइम मुझे देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो मेरी जो थी वो सोशल नहीं थी, इट इज सॉलिटरी टाइप। मतलब मुझे सॉलिटरी, अगर मैं अकेले बैठ के चीजों को पढ़ रही हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाती थी रादर देन अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ एनी इंडिविजुअल कि वो किस तरह की लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करेगा। और बहुत सारे बच्चे अभी भी मैंने देखा है हॉस्टल्स पे, अगर हम विजिट करते हैं, मैं हॉस्टल वार्डन हूँ, तो वो ग्रुप्स में पढ़ रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पूरी पूरी रात, क्योंकि वो उनकी लर्निंग स्टाइल है, उनका प्रेफर्ड वे है, उनको लगता है कि इस तरह से वो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। वहीं पे बहुत सारे ऐसे हैं, दे प्रेफर टू वर्क अलोन एंड यूज सेल्फ स्टडी। सो दिस इज अबाउट द लर्निंग स्टाइल। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इस वाले इंडक्शन प्रोग्राम में, लर्निंग स्टाइल के बारे में क्यों जानना चाहिए? अभी मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी आपसे, ठीक है? तो जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो लर्निंग स्टाइल्स की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, अगर अलग अलग लर्निंग स्टाइल हैं तो आप उन लर्निंग स्टाइल्स को समझिए और अकॉर्डिंग टू टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कोई किसी मेथड से पढ़ाया जा सकता है, कोई किसी मेथड से पढ़ाया जा सकता है, तो आप अपने इंस्ट्रक्शन को डाइवर्स नीड को कैटर करते हुए अलग अलग तरीके से प्लान करिए। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज प्लान कर लीजिए, कुछ लैब के काम प्लान कर लीजिए, कुछ आप क्लासरूम के लेक्चर मेथड से कर लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट मेथड से कर लीजिए। इस तरह से जब डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग आप यूज करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, तो आपके जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबकी जो नीड है दैट विल बी कैटर्ड। ओके, गॉट इट? कि हम लर्निंग स्टाइल हमें जानना क्यों जरूरी है। Should I move? मल्टी सेंसरी लर्निंग स्टाइल तो हम जानेंगे ही जानेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लासरूम में मल्टी सेंसरी अप्रोच को इनकलकेट कर पाए। होता क्या है, सेंस चैनल 5 आपने बताई दिए पहले ही, उन्हीं 5 सेंस चैनल से सब कुछ होना है। जितने ज्यादा सेंस चैनल्स को हम अपने क्लासरूम में इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने बच्चों को उसमें इंटरेक्ट करवा लेंगे, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी आपकी टीचिंग लर्निंग। कुछ स्टडीज हैं जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 10% ऑफ व्हाट वी रीड, हम क्या लर्न करते हैं?
केवल 10% जो चीज हम पढ़ते हैं। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। 30% ऑफ व्हाट वी सी, याद होगा कभी कभी अगर कोई टीवी में सीन आ जाता है किसी गाने वाने का तो हमें बहुत जल्दी आ जाता है ये तो हमने देखा हुआ है। कोई गाना आ रहा होता है तो हमें ये याद हो जाता है ये मूवी हमने देखी हुई है, जिस भी मूवी का ये गाना है हम वो बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको देखा भी है, सुना भी है। तो 50% रिटेंशन है, 20 एंड 30%। 40% ऑफ व्हाट वी बोथ सी एंड हियर, तो 40% रिटेंशन आपका बना रहता है क्योंकि आपने सुना भी है, देखा भी है। 70% ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड विद अदर, अगर हमने कोई भी टॉपिक लिया और हमने अगर उसको डिस्कशन कर लिया, जैसे तुम्हें पता जैसे मैं ये लेक्चर्स क्यों लेती हूँ और ज्यादा क्यों, क्योंकि अभी हम उस स्टेज में हैं कि हम सीख रहे हैं। जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं और ये बायोलॉजिकली भी फैक्ट है। हमें वो 70% याद रहेगा जो हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं बार बार आप लोगों से क्वेरी क्वेश्चन के लिए पता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चंस रेज करेंगे तो मुझे भी वो मौका मिलेगा कि मैं उनका आंसर सोचूं और उसको देने की कोशिश करूं, और वो मुझे क्या रहेगा 70% रिटेन्ड रहेगा। 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस पर्सनली, जो चीजें हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं दैट रिटेन फॉर 80%। 95% ऑफ व्हाट वी टीच टू समवन एल्स, 95% हमें वो चीजें याद रहती हैं जो हम किसी और को पढ़ाते हैं। ओके, एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है जो कि आपके सामने एक पिरामिड है कि अगर हम क्लासरूम में हैं तो कैसे इंश्योर करें। जो ऊपर की चीजें हैं पिरामिड में 5% लेक्चर, 10% रीडिंग। केवल आप अगर लेक्चर लिया तो केवल 5% रहेगा क्योंकि वहां पे केवल एक अप्रोच ऑडिटरी आपकी काम कर रही है। रीडिंग ऑडियो विजुअल हो गया तो ऑडिटरी और विजुअल दोनों अप्रोच काम करने लगेंगी। फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, प्रैक्टिस डूइंग हो गया, टीचिंग अदर्स हो गया। तो ये 90% तक आपका जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने काइनेस्थेटिक भी यूज कर लिया और यहाँ पे जो मोड ऑफ लर्निंग है दैट बिकम्स एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग एट द प्लेस ऑफ पैसिव मोड ऑफ लर्निंग। जैसे अभी हम क्या है, मैं इस लेक्चर को बहुत इफेक्टिव नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है इसमें बहुत कम बचेगा, हार्डली 15%, क्योंकि हो क्या रहा है लेक्चर इज ओनली, यहाँ पे देख लो पता चल रहा है 5% है या 10% या 20% ही, लेकिन मेरे लिए उतना भी काफी है। अगर 20% भी रिटेन हो गया, कुछ बातें भी अगर हमने इनकलकेट कर ली अपने अंदर, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। लेकिन अगर हम कहीं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते, हम डिस्कशन कर रहे होते, प्रैक्टिस डूइंग कर रहे होते, इंटरैक्ट कर रहे होते एक दूसरे से, तो वहां पे जो रिटेंशन था वो क्या होता है, एक्टिव लर्निंग हो जाती और रिटेंशन वहां पे ज्यादा हो जाता है। एवरेज रिटेंशन रेट आपको दिखाई दे रहा होगा 5%, 10, 20, 30, 50, 75 एंड 90%। ठीक है, तो अभी इस पे ज्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका उसमें क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चरल रेलिवेंस ऑन लर्निंग। क्या हमारी कल्चर भी लर्निंग को अफेक्ट कर रही है? नो डाउट इट इज अफेक्टिंग। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ही हमारी इसलिए है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर। ओके, तो कल्चर कैसे इंपैक्ट करती है? सो इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कल्चर ऑन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर हम कल्चर की इम्पैक्ट की बात देखना चाहें अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हम सबसे पहले जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थी जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था उस पे देख सकते थे कि टीचर टॉट रिलेशनशिप क्या था। गुरुकुल में बड़े बड़े राजाओं के बेटे भी आके रहते थे विद ऑल द डिसिप्लिन एंड अदर्स। गुरु उनके लिए सब कुछ होता था। किसी भी स्टेट में कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये सब इनके इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, वहां पे टीचर का रोल ही क्या था, सब कुछ था। लेकिन अभी क्या है, टीचर के रोल खत्म हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो कौन है, एक और एक केवल टीचर, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को ही क्या किया है, खराब किया है। क्योंकि वो अभी प्रोफेशन हो गया है, वो उस डिवोशन के साथ काम नहीं किया जाता जिस डिवोशन के साथ पहले काम किया जाता था। अभी का जो कल्चर है, जब आपने कोविड-19 की सिचुएशन देख ली है, अब हम पैंडेमिक से बाहर आ गए, लेकिन अभी भी हम मोड हमारा ऑनलाइन सब कुछ वही चल रहा है। आपके यहाँ पे भी ब्लेंडेड मोड में टीचिंग होती होगी, सारा कुछ। तो कल्चर ये हो गई है। पहले ये था कि मोबाइल फोन क्लासरूम में लाना वाना था, अभी बच्चे जो है वो मोबाइल फोन के बिना टीचिंग ही नहीं कर सकते। या पहले क्या था, टीचर जो है वो, सुना होगा कुछ किस्से कि टीचर कुर्सी पे बैठ के सो जाता था पढ़ाते पढ़ाते। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं कभी कभी कि वो कुर्सी पे बैठ के सो गए। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या होता है, टीचर लगातार बोल रहा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड स्टूडेंट कैन स्लीप।
यहाँ पे हमारी क्लास में ये नहीं है, ये कल्चर का इम्पैक्ट नहीं है, आई होप। पोस्ट लंच सेशन में वैसे ज्यादा होता है। What are the 5 elements of culture? First one is technology. हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी कल्चर को क्या करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे अगर अभी हम कहीं रूरल बैकग्राउंड में हो, हमारे पास, जैसे मैं ही अभी समर वेकेशन पे थी, तो हम ऐसे ऐसे जगह जा रहे थे जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहां से लेक्चर लेना पॉसिबल भी नहीं हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके एजुकेशन पे। तो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें आती हैं, कहीं कहीं पे तो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस ही नहीं है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, मान लिया हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, सारी चीजें हैं, बट हमें उस पे काम करना नहीं आता, तो भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी क्या, हमें सब कुछ आता है लेकिन हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं, कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो एज ए टीचर हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है। अगर हमारे पास चीजें हैं तो हम बचे नहीं, क्योंकि जैसे मान लिया अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के भी लेक्चर हुए होंगे, हम कितना भी बच लेंगे, अभी हमें बहुत लंबा करियर करना है। आप किसी को 30 साल करनी होगी नौकरी, अभी आप इंडक्शन प्रोग्राम में तो 4 साल हुए, 30 साल 35 साल 40 साल ऐसे नौकरी करनी है। हम कब तक बचेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम 10 साल और बच सकते हैं ना। जैसे मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है 10 साल अभी इसको नहीं करेंगे, अब हम इस प्लेटफॉर्म से ले, आज मैडम ने वेबएक्स बोल दिया, अभी हम इसको अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गूगल मीट से लेते थे, किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया कि नहीं टीम्स पे होगा, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी टीचर टू बी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट। और हम कितना भी बचेंगे, आपके जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे लेक्चर आपके इन सब डायमेंशंस को कवर करते भी रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो हम आगे एक सक्सेसफुल टीचर नहीं रहेंगे। अब मेरे को बहुत कुछ आता हो, अगर मुझे ये लैपटॉप लेकर के बोलना नहीं आ रहा हो, तो मुझे क्या लगेगा, अभी यहाँ पे किसी एक को बैठाना पड़ता टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए, भाई चालू करो, लगाओ, स्लाइड आगे बढ़ाओ, तो हम देंगे। ये आप कब तक कर पाएंगे? मान लिया आपको किसी प्लेस पे जाके लेक्चर लेना है, तो भी आप किसी को साथ में लेके जाएंगे कि चलाओ, लगाओ, कराओ, क्लिक करो, आगे बढ़ो? नहीं। तो एज ए टीचर आपको टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस भी आना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग सो मच एजुकेशन एज अ कल्चरल फैक्टर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपकी एजुकेशन वैसी ही हो जाती है। एक जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। जो भी आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल होता है, वो सोसाइटी का एक मिनिएचर है, छोटा फॉर्म है। वहां पे आप वो सारी चीजें सोसाइटी की रिफ्लेक्ट करती हुई देख सकते हैं। तो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मान लिया कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनको पता है कि हमें अगर आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बढ़ना है, अपनी नेशनल डेवलपमेंट में बढ़ना है, तो हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, बड़े क्वालिटी टीचर्स होने चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एजुकेशन पे फोकस करते हैं। तो जो हमारा कल्चर होगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, नो डाउट वो आपके एजुकेशनल सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिलोसफी एंड सोशल वैल्यूज, जो आपके फिलोसफिकल बिलीव्स होंगे, जो आपकी सोशल वैल्यूज होंगी, नो डाउट वो भी आपके स्कूल पे क्या होंगी, इंप्लीमेंट होगी। वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्या होती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो भी चीज नहीं इन्वॉल्व करी, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लिया आप जिस कंट्री में है, वहां की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अभी क्या बनी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई, तो वो किसके अकॉर्डिंग आई, बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे गए, बहुत सारे लोगों से ओपिनियन मांगे गए, डिफरेंट लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अपने ओपिनियन दिए, फाइनली वो हमारे सामने आया। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, उस समय क्या सोशल वैल्यूज हैं। पॉलिसी में मुझे अभी पेज नंबर नहीं याद है, जब उसका ड्राफ्ट आया था तो उसमें ये टेक्नोलॉजी वाली रिलेटेड बात नहीं की गई थी, लेकिन जब पॉलिसी आई तो हमने ये कोरोना काल देख लिया था और हम लोग ऑनलाइन मोड पे स्विच ओवर कर चुके थे फॉर डिलीवरिंग अवर लेक्चर्स और इंटरेक्टिंग विद अवर स्टूडेंट्स। भले हम प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन पे ये ना बात कर रहे हो, लेकिन हायर एजुकेशन पे बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने तो उस लेवल पे बिल्कुल ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। तो वहां पे तुरंत वो चैप्टर इंक्लूड किया गया, टेक्नोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए मेजर्स होने चाहिए उस पॉलिसी में। So this is the social values and this is the philosophy of that very country or any political party, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तय होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो विपक्ष वाले हैं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं वो तो पहले वाली पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अभी तो ये बिल्कुल बेकार आ गई, और जो अभी वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं ये तो पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, इसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था।
तो एज ए टीचर हमें इन सब बातों पे नहीं देखना है, हमें उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए हम उसको डेवलप करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, दैट पॉइंट शुड बी ऑन फोकस। एंड क्या चीजें बुरी हैं उनको जरूरी नहीं कि आप उनको टेकअप करिए, वो तो एज इट इज पढ़े ही रहेंगे और फिर आगे 10 साल बाद 20 साल बाद फिर से रिवाइज होनी है, जो चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी वो रिवाइज हो ही जाएंगी। सो ये कंसर्न हमारा नहीं है। प्रोविजंस फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, किसी भी सोसाइटी में क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस हैं, वहां पे किस तरह से वो चीजों को हैंडल करते हैं कि हाँ जो क्या क्या मेजर्स हैं, किस किस लेवल पे, कहीं कहीं पे देखा होगा आपने जो एजुकेशन का लेवल है बहुत कम होता है, बोलते हैं कि नहीं आपने 8th तक एजुकेशन ले ली या 12th तक ले ली, दिस इज सफिशिएंट। हमारी कंट्री में भी जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का रेशियो बहुत कम है, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अप्रोच नहीं है, और वो क्या करते हैं, वो दूसरे दूसरे कामों में लोगों को एंगेज हो जाते हैं और वो हायर एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। This also affect the system of education, mode of enjoyment, वहां पे जो कल्चर है, वहां पे क्या क्या अम्यूजमेंट के मीडियम है, वो किन चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्या उनको लगता है कि आफ्टर 12th हमारे पास और डिफरेंट चीजें हैं जिनको कि हम कर सकते हैं, व्हाई वेस्टिंग अवर टाइम इन हायर एजुकेशन एटसेट्रा। So these basic elements are responsible for affecting the education system, and these cultural facts are continuously should be under care for ensuring any good quality of education system. Okay. सोशियो-कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी बच्चा है अगर उसके डेवलपमेंट की बात करें, जैसे अभी भी मैंने जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बताया, तो सोशल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की की थ्योरी हो या आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो बंडूरा की, हर जगह पे ये कहा गया है कि बच्चा आइसोलेशन में नहीं सीखता, वो सोशली भी सीखता है बहुत सारी चीजें। A person's cognitive development is largely influenced by their surrounding culture. मैंने बताया था कि जब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है तो ऑब्जर्वेशन कहाँ पॉसिबल है, अगर आपकी कोई सोसाइटी ही ना हो, आपको ये देखने के लिए ना हो कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के कपड़े हम पहन सकते हैं, तो आप उसको कहाँ से फॉलो करेंगे, कहीं से नहीं। एजुकेशन में जैसे हम यहाँ पे साथ में रहते हैं, हमारे जैसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हमें देख देख के उनको हम सीख सकते हैं ना कि वो अच्छा ये काम कर रहे हैं, इस चीज को हम इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा होता है, इस टेक्निक को अगर हम यूज कर ले तो हमारा लेक्चर इफेक्टिव हो जाएगा। This all belongs to the observational learning or social context of learning. ये तो इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल लर्निंग की बात हो गई। जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल है, जिस कल्चर में है, इसीलिए हमने कहा था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो जो आपके डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं उनको अफेक्ट करती है, जो डिफरेंट आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आए हुए लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग अगर उनका रहन सहन है इस तरह है, तो उनका क्या होगा, एजुकेशनल लेवल भी उसी तरह से वैरी कर जाएगा। अभी जब ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन की बात हो रही थी या कुछ भी डिस्कशन हो रहे थे, तो सबसे बड़ा इशू यही आया था कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है या जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन हो या ऑनलाइन मोड का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें एक्सेलेंस अचीव करना बहुत आसान है। उनके पेरेंट्स भी बहुत एजुकेटेड होते थे, वो उनको असिस्ट कर दिए, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल दिया, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अपलोड कर दिया, स्कैन कर दिया, सारे गैजेट्स उनके घर पे थे। और वो दूसरा बच्चा जिसके यहाँ पे एक स्मार्टफोन भी नहीं था, अभी मुझे वो इंसिडेंट्स याद नहीं आ रही है, जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी तो एक हैदराबाद में कोई एक दलित स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको 2 महीने से वो अपने फादर से फोन के लिए कह रही थी और उस मोबाइल फोन को उनके फादर ड्यू टू पॉवर्टी अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ये लगा, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसको ये लगा कि हम तो बिल्कुल पीछे हो जाएंगे और क्योंकि मोबाइल नहीं है तो अब हम एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया था। So this is the scene, this is the effect of culture कि अगर नेम उसका देविका था शायद, उस लड़की का नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसने क्यों, क्योंकि वो एक बहुत मेरिटोरियस लड़की थी, उसको ये लग रहा था कि अब मैं इस मोड में एजुकेशन नहीं ले पाऊंगी और मैं सबसे पीछे हो जाऊंगी और मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड सराउंडिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन आवर एजुकेशनल सिस्टम। तो मुझे ये लगा था जब ये सब चीजें आ रही थी तो एट द लेवल ऑफ स्कूल कम से कम, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बिलो 12th, उनको एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स होता है, उनको पीछे होने की फीलिंग, आगे होने की फीलिंग होती है, तो वहां पे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमें ये इंश्योर करना चाहिए था कि क्या हमारे बच्चों के पास वो गैजेट्स हैं,
और नहीं है तो हम क्या कर सकते थे, थोड़ा सोचने के बाद ये सारी चीजें होती, लेकिन किसी के पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि ये सब चीजें इतनी अचानक से हुई कि इमिडिएटली ये करना पड़ा, और इसने नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया होगा। उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस भी आए, वो बहुत अपने को बहुत मामले में पीछे मानने लगे। और मैंने बताया था कि जैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, आपकी लर्निंग तुरंत अफेक्ट होने लगती है। अगर एक बच्चे ने एक एग्जाम में कम स्कोर लिया, देन वो डीमोटिवेट हो जाता है, और वो आगे की ओर उसकी लर्निंग भी अफेक्टेड होती है उससे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हम लोग जब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बना रहे थे अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए, तो हम बहुत इजी क्वेश्चंस रख रहे थे। फॉर व्हाट? मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इंटरेक्शन किया था, बच्चों से बात करी थी, कभी कनेक्टिविटी, अभी जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं तो बीच में होता है ना कि मेरी वॉइस नहीं आ रही होती है, लैग होता है, कुछ गैप होते हैं, तो इन सारी बातों को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते और इनको ध्यान में भी रखना था। तो हम क्वेश्चन पेपर इजी बनाते थे कंपैरेटिवली। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ मोटिवेशन टू स्टूडेंट, जिसमें कि वो कर पाए, हमें डीमोटिवेट करना कहीं पे भी वो नहीं था उनका रोल। तो हम क्वेश्चन पेपर इजी बनाते थे जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे। So this is all about the present lecture, and thank you all for interacting with me, and ध्यान से सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए मुझे कि मैं अपनी बात कह पाई। और होप कि अगर 10% भी रिटेंशन है, और इस 10% रिटेंशन को भी आप अपनी क्लास में थोड़ी बातें भी अगर यूज कर लेंगे तो काफी कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि आपका एक बड़ा ग्रुप है और जो एक बहुत बड़े ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को डील करने वाले हैं। और आप अगर थोड़ा सा कुछ भी इससे गेन कर पाए होंगे, कुछ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी कुछ काम का होगा, तो आप शायद कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू ऑल, and now the platform is open for you, and just ask your questions if you have any queries, कोई भी doubts कुछ भी, तो just आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे पूछें। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? हेलो मैडम। हाँ, मी पत्की मैडम बोलते हैं, रामकृष्ण आर्ट कॉलेज, कोराडी रोड, बोकारो। यस मैम। मैम हिंदी में पूछिए। ओके मैम, आपका ये जो सेशन अभी आज जो हुआ, इसमें पूरे ही सेशन से एक्चुअली मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिला, क्योंकि टेक्निकली मैं खुद ही इतना ज़्यादा वीक थी कि मुझे स्मार्टफोन भी पूरा यूज़ करना नहीं आता। तो अभी ये जो FIP का ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये जो 22 डेज का भी जो सेशन हम लोगों का हुआ है, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकली चीज़ें हमें सिखाई गई, और जिसमें मैंने खुद में पर्सनली बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसके लिए बाय हार्ट थैंक यू बोलूँगी मैं और दीदी मैम को, कि वो काफ़ी इनिशिएटिव लेकर सिखाती है। और जो अभी आपने कहा कि एक्चुअली हमें ही सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो जहाँ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रूरल पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो नहीं सर्वाइव कर सकते या कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझती है। तो ये हम अभी मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, अगर हम सीखेंगे तो ही वो ज़्यादा हम स्टूडेंट तक उसे यूज़ करा सकेंगे या उन्हें दे सकेंगे। मैम आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, और यही हम भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के साथ भी यही सारी बातें थी। हम बस पढ़ाए जा रहे थे एज अ टीचर, बहुत उसमें कॉम्पिटेंट नहीं थे, उनके पास गैजेट्स नहीं थे। हम तो चलिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा वरीड थी कि जहाँ बच्चे इमोशनली डिप्रेस्ड हो रहे थे। और हमें तो, मैंने आपसे पहले भी अपने डिस्कशन में भी बोला कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा किया जो कि हम अनएक्सपेक्टेड थे। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, तो वो चीजें सिखाने में हमें बहुत टाइम लग जाता था। छोटी हाँ, छोटी कि उसमें ये कर लेना, वो कर लेना, बच्चे नहीं कर पाते थे। यहाँ पे बच्चों ने अपने डिसर्टेशन भी मोबाइल पे टाइप किए, पूरे पूरे कंटेंट बनाए, क्योंकि एक समय था ना जब बिल्कुल मूव नहीं कर सकते थे। मैं कर पा रही थी कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोबाइल पे बनाते थे, क्योंकि मैं हमेशा लैपटॉप यूज करती हूँ, तो मुझे मोबाइल पे पीपीटी बनाना मुझे आज तक नहीं आता। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी पीपीटी बनाए, और हम उनके प्रेजेंटेशन थे, तो मीट में जब हम उनसे इंटरेक्ट करते थे तो वो उन पीपीटीज को बना के अपने प्रेजेंटेशन देते थे। मतलब जैसे स्क्रीन शेयर करना, जैसे जो आज मैं कर रही हूँ, हमारे सारे स्टूडेंट इसके कॉम्पिटेंट हैं, वो करते थे।
आप सभी जैसे अभी मैडम किसी दिन प्रेजेंटेशन रखेंगी तो आप सभी प्रेजेंटेशन देंगे, तो क्या हमने ये सब चीजें नहीं सीखी हैं? क्या बहुत कुछ सीखी, कुछ चीजें नहीं हुई जो कि एक पर्सनल इम्पैक्ट होता था टीचर का सामने फेस टू फेस। और हाँ, हमारा जो एज अ टीचर लगता है कि बड़े अच्छे एग्जाम हम लोग कराते हैं, खैर उसकी तो चर्चा हम कल करेंगे कि हम कितने अच्छे एग्जाम कराते हैं, और जिसके लिए हम बहुत परेशान हुए जा रहे थे कि अरे बिना एग्जाम के ही हम बच्चों को पास कर देंगे। अरे ठीक है, करके देखिए ना। आपने आपका 12th किया और ग्रेजुएशन किया, कितने सब्जेक्ट्स कितने पेपर याद हैं? आपने क्या क्या पढ़ा था आपको याद है? ग्रेजुएशन में कौन कौन से एग्जाम याद है? कुछ याद रहता है? तो ठीक है, पास हो जाने दीजिए, और उसके बाद वो किस सिस्टम में आए, उन्होंने क्या सीखा, उसको अप्रिशिएट करिए ना। ये मैम एक्चुअली यही बात के लिए बोली थी कि जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हाँ, हमारे लिए ये प्रोग्राम है इसीलिए। मैं तो मैम मैं आपसे डिस्कस करूं, हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर था, उन्होंने ये सारी चीजें हमें जुलाई में ही, ये पैंडेमिक मार्च में शुरू हुआ, तो हमने जुलाई में ही उनकी एक वर्कशॉप कर ली थी ऑनलाइन मोड में, यही सारी चीजें ऐसे। और बहुत लकी फील कर रहे थे कि ये मूडल्स का प्लेटफॉर्म, एडमोडो का प्लेटफॉर्म, गूगल मीट, ये सब हम लोग को पहले सिखा दिया गया था। और जब मार्च में ये बनी हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से, 26 मार्च से क्लासेस शुरू हो गई थी विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, तो तुरंत हम लोग उसको कर पाए। और एडमोडो का प्लेटफॉर्म ऐसा था कि हमारे बच्चे पहले से उस पर एंगेज थे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था तो हम उस पर पहले से उनको काम करा रहे थे, उस समय वो सब बहुत काम आई। तो यही है कि हमें वो सब चीजें जितनी ज्यादा हम सीख लें, हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। और एक चीज फैक्ट है, हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे नो डाउट हमसे ज्यादा मेंटल कैलिबर रखते हैं, क्योंकि जो ये बात तो है। हाँ। क्रैनियल कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है, क्रैनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। बस हमें जरूरत है टू गिव प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, उनको वो स्कैफोल्डिंग दे दें और वो हमसे ज्यादा चीजें सीख जाएंगे, उनके अंदर ज्यादा कैलिबर है, और जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं बस हमें उन्हें हटाने की जरूरत है। हाँ मैम, इसीलिए मैंने बताया कि एक्चुअली मुझे टेक्निकली ये बहुत बड़ा इशू था कि बहुत सारे टेक्निकल जो अभी मैम सिखाते हैं, जैसे मूडल मैम ने सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, और भी बाकी जो चीजें मैम यहाँ जो सेशन हुए, वो तो तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें मुझे एक्चुअली आती ही नहीं थी, प्रैक्टिकली मुझे नहीं आता था। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे साथ, मेरे खुद के बच्चे मेरे साथ बैठकर मुझे सिखाते थे। अच्छा ठीक है मैम, आप मम्मी आप रिकॉर्डिंग देखो, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तब मुझे लगा कि अच्छा हाँ, मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा समझती है, और और इसका पता वैल्यू नहीं अभी समझ प्रीति रहे। मैम, उनका रेखा मैम का लेक्चर आपने करवाया होगा कि नहीं? प्रीति मैम तो हमारे यहाँ नहीं आई थी, लेकिन हम लोगों ने रेखा मैम से सीखा था। हम एक्चुअली एक साथ ही मैम दिल्ली में हम लोग ट्रेनिंग लेने गए थे हाँ, तो 2015-16 में। तो फर्स्ट में पढ़ के आई पूरा, मैंने मैडम को सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया सब कुछ। फिर मैं 2015 से ही यूज़ करती हूँ मैम मूडल प्लेटफॉर्म। तो मैम हमें हमारे तो यहाँ प्रीति पे मैम ने हमारे सिखाया और बहुत अच्छा सिखाया। मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा सिखाया, क्योंकि मुझे मेरे ही कॉलेज में मेरे जो कलीग है वो हमेशा कहते थे मैम टेक्निकली स्मार्ट बनो, टेक्निकली स्मार्ट बनो, जो मुझे नहीं आता था, इवन नहीं, अभी भी थोड़ा डर लगता है। तो मैंने उस दिन प्रति मैम से कहा भी कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे कुछ कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है। बट आज जो आपका सेशन हुआ, एक्चुअली मैम मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज कह सकती हूँ कि जितना मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्निकली, वो इसी से FIP से ही हुआ है। और प्रीति मैम ने जो इतने सारे जो अलग अलग सेशन किए, जो गाइडलाइन किए, वो बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैम। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी 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 मैडम। मैडम मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को ये लग रहा है कि ये सब हमने शायद पहले सीख लिया होता तो आज बहुत काम में आता। मैं प्रीति मैडम से काफी बार बात भी किया हूँ कि मुझे पहले जो जो समय चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं नहीं टाइम दे पा रहा था। पर अभी इतना इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि मैं कल, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू लैपटॉप के सामने बैठा। आखिर फिर मेरे घर में सब बोलने लगे कि नहीं बस अब बस करो, अब थोड़ा देर बाहर जाके आओ। पर ठीक है, ये होना चाहिए, और ये टेक्निकल एजुकेशन आज उसका इम्पोर्टेंस ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोग कहीं सोचेंगे कि अब ऑफलाइन की तरफ डाइवर्ट होंगे, हो भी जाएंगे, पर उसके साथ साथ में ये चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते अब ना। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैडम फॉर टुडेज सेशन। कल हम कंटिन्यू करेंगे मैम 2 सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विथ आवर सेमिनार्स। मीटिंग लीव मत करिए।